माइक्रोबियल यूज़ जो है हाँ उसको हमें क्या 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 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए हाँ। और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अच्छा। क्योंकि मेन कॉज है उसका कि रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। और जहाँ पे एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं है हाँ हम फिर भी वहाँ पे एंटीबायोटिक देते रहते हैं। हाँ, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने चाहिए, हाँ, तो एखान तक स्टार्ट हो तो जाता जैसे कि लिखा है कि पहला डू नॉट प्रिस्क्राइब। है। वॉच एंड रिजर्व ड्रग्स। अच्छा, मतलब जो कैटेगरीज हैं, 3 हाँ, कैटेगरी। जो हम आगे देखेंगे। हाँ, उसमें 3 कैटेगरी में ये जो 2 कैटेगरीज हैं इनको अननेसेसरीली यूज़ नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। अच्छा, अननेसेसरी यूज़ हाँ, नहीं करना चाहिए। अगर प्रॉपर डायग्नोसिस बन गया है, कल्चर वगैरह हो गया है, उसके बाद ही उसके बाद अगर एक्सेस ड्रग्स काम नहीं कर रही हैं अच्छा। तब जाके इन पे हमें स्विच ठीक होना है, चाहिए। ओके। अब दूसरा है कि कहाँ कहाँ पे एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना नहीं है करना ना। है। अगर बिना इन्फेक्शन की फीवर है, हाँ, है ना, सिर्फ फीवर आ रहा है। सिर्फ फीवर है, इन्फेक्शन हाँ। पता नहीं कि इन्फेक्शन है कि नहीं है, हाँ, तो तब तक नहीं देना तक कि पता ना चले कि इन्फेक्शन है कि infection है कि नहीं है। और जैसे सिंपली कफ और Simple कोल्ड cough है and उसको, cold। जो कि 3-4 दिन 5 दिन का चलता है, हाँ। तो उसमें एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करना। या फिर वायरल कॉज हमें पता है, अच्छा, अगर पता है कि वायरल कॉज की वजह से कोई कोल्ड या कफ है, अच्छा है, तो हम एंटीबायोटिक नहीं देंगे। नहीं देंगे। उसमें। कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कोल्ड एंड कफ ही आ गया मेनली। वायरल डायरिया हो वायरल डायरिया में भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। और एक तो है एसिम्प्टोमेटिक यूटी कोलोनाइजेशन। यूरिनरी ट्रैक कोलोनाइजेशन। अच्छा, मतलब अगर हम वहाँ पे कल्चर कर रहे हैं तो मुझे बैक्टीरिया मिलेगा, लेकिन उसकी वजह से कोई सिम्टम नहीं आ रहा है। हाँ, जैसे कि सिम्टम में क्या क्या आ सकते हैं? यूटीआई का बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, पेन ऑन होगा, फीवर भी आएगा उसमें, फीवर भी आएगा, और डिस्चार्ज भी हो सकता है, शायद ना, डिस्चार्ज हो सकता है। तो अगर ये सब नहीं है, सिर्फ अगर कल्चर पॉजिटिव है तो भी एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करेंगे। मलेरिया में भी एंटीबायोटिक कोई रोल नहीं है। और अगर कोई भी वो बॉयल ऑयल है, इंसिजन या एब्सेस का अपन इंसिजन और ड्रेनेज कर रहे हैं, तो वहाँ तो भी मोस्टली वो खुद से हील हो जाता है। लेकिन हम लोग अक्सर देखते हैं कि यहाँ पे दे देते हैं, डॉक्टर लोग यूज़ कर ही लेते हैं ना। तो ये है इंसिडेंस में नहीं करना है। और इन्फ्लामेशन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है, तो इन्फ्लामेशन में भी हम लोग नहीं करते हैं। नहीं करना चाहिए जब तक कि इन्फेक्शन का उसका। अच्छा, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन अलग अलग चीज़ ही है। हाँ, है ना। इन्फ्लेमेशन है कि अगर कहीं पे कोई कट वट हो गया, हाँ, तो वहाँ भी इन्फ्लेमेशन होता है, हो सकता है, तो तो वहाँ वो बैक्टीरिया ही नहीं, कट में वो खुद से हील हो जाना हो जाना है। अब वहाँ पे कुछ वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की वजह से इन्फ्लामेशन होता है। हाँ, बैक्टीरिया तो कॉज है नहीं, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो। हाँ, इन्फेक्शन भी हो। हाँ। इसीलिए इन्फ्लामेशन में भी अवॉइड करना चाहिए एंटीबायोटिक्स को। और फॉरेन बॉडी रिमूवल में भी हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद है कि मल्टीपल एंटीबायोटिक्स का यूज़ एक साथ नहीं करना है, खासकर ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग का मतलब है कि ए एंटीबायोटिक्स भी जिसको कवर कर रहा है, बी भी लगभग उसको कवर कर रहा है, तो मतलब कोई भी नहीं बैठता कि दोनों दे दो। हाँ, अगर कवर नहीं कर पा रहा है ए, तो ऐसा बी दो कि जो अलग से बचे खुचे को कवर कर ले, है ना। और रॉन्ग, इसका मतलब क्या हुआ? रॉन्ग एंटीबायोटिक्स नहीं देना चाहिए। हमें पता नहीं है कि इस बैक्टीरिया को ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक यूज़, मतलब उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम भी करेगा कि नहीं करेगा, तब फिर भी भी हम मैंने उसको दे दी एंटीबायोटिक्स, तो ये हमें नहीं करना है। और डोज का ध्यान देना है, अगर रॉन्ग डोज देते हो तो भी नहीं काम करेगा, जैसे कम डोज या फिर ज़्यादा डोज, तो वो दोनों ही, अंडर डोज तो काम नहीं करेगा और ओवर डोज टॉक्सिसिटी कर सकता है। और इंटरवल का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो जैसे कि कोई एंटीबायोटिक्स 4 से 6 घंटे के लिए काम करेगी, तो उसके बाद दूसरा डोज पड़ जाना चाहिए। अगर नहीं पड़ा तो उतने देर में बैक्टीरिया फिर से अपना ग्रो कर जाएगी। तो हमें इंटरवल का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे कि 24 आवर का जो मतलब जो कंसंट्रेशन चाहिए एंटीबायोटिक का वो बना रहे बॉडी में, जिससे कि वो बैक्टीरिया को मार सके। ये हो गया। उसके बाद रॉन्ग रूट, ओरल है, आईवी दिया जा रहा है, या फिर वहाँ पे कभी कभी ड्रग भी लिखा भी रहता है कि ओरल है कि आईवी है, तो ये भी ध्यान हमें देना है। आईवी में भी आईवी है कि आईएम है ना, तो इन सब की बायो अवेलेबिलिटी भी अलग अलग जगह से अलग हो सकती है। हाँ, रॉन्ग रूट। और कभी कभी हम लोग क्रिटिकल पेशेंट में ओरल अवॉइड करेंगे, आईवी का यूज़ कर लेंगे ना, जैसे कि जल्दी से एक्ट करे। जीआई अगर अपसेट है तो भी हम लोग, अब उसका जीआई अपसेट है लेकिन हम उसको ओरल खिला रहे हैं, तो भी वो रॉन्ग रूट में आ जाएगा।
क्रिटिकल इल पेशेंट है, मैं उसको ओरल खिला रहा हूँ तो वो भी रॉन्ग रूट, वॉमिटिंग वगैरह बहुत हो रहा है तो भी नहीं तो देंगे, भी नहीं देना चाहिए, है ना। तो ये हो गया। और इसका मतलब क्या है, ऑप्टिमाइज ड्यूरेशन। हाँ, जैसे कि 2 दिन दवा खाया और तबीयत ठीक हो गया तो हम लोग एंटीबायोटिक नहीं खाते हैं, हाँ। तो वो गलत है। हमें पूरा उसका जो कोर्स है वो लेना चाहिए। कंप्लीट करना चाहिए। तो इससे क्या लाभ होगा कि जितनी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होंगी वो पूरी फिनिश हो जाएंगी, Finish हो जाएंगी। तो कोई भी बैक्टीरिया वो मतलब ड्रग रेजिस्टेंस नहीं हो नहीं पाएगा, पैदा होगा। नहीं होगा। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूरा ड्यूरेशन का Complete ट्रीटमेंट duration लेना का चाहिए हमें। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, स्टार्ट एंटीबायोटिक्स एट अप्रोप्रिएट टाइम। अच्छा, इसका मतलब है कि जो हम लोग बोलते हैं कि पट्टी को टाइम पे ही लेना। हाँ, 9 नहीं, बजे। जैसे कि हमें पता चल गया कि अभी इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से फीवर आ रहा है या कुछ आ रहा है, हाँ, तो हमें उसी समय स्टार्ट कर देना है, पता अच्छा, चलते ही। अच्छा अच्छा बेकार में डिले नहीं करना है। अच्छा, किसी डिले चीज़ नहीं की वजह करना, से। अच्छा, हाँ। डिले नहीं करना। डिले करेंगे तो बैक्टीरिया का उधर मल्टीप्लिकेशन होता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा संख्या। तो ये पॉइंट है कि वहाँ पर डिले हमें नहीं करना है, ठीक है। और ये क्या है, स्टीवॉर्डशिप इंटरवेंशन है ये। स्टीवॉर्डशिप का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ समथिंग एंट्रस्टेड टू वंस केयर। अच्छा, मतलब मतलब किसी को इलाज किसी का चल केयर रहा कर है, रहा हूँ तो तो मैनेजमेंट कैसे उसका अच्छा, वास्तव में होना चाहिए। होना चाहिए। तो ये इनके अकॉर्डिंग है, स्टीवॉर्डशिप इंटरवेंशन। इंटरवेंशन के हाँ, अकॉर्डिंग हमें ये देखने को मिलेगा ना। हाँ। एंटीबायोटिक इनिशिएशन ओनली आफ्टर कल्चर Culture रिपोर्ट। reports, हाँ। अच्छा, वास्तव में तो यही होना चाहिए हम्म। कि कल्चर आने के बाद, कल्चर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पस है तो वहाँ से मैंने कुछ सैंपल लिया और उसका कल्चर और सेंसिटिविटी 2 चीज़ हम लोग कराते हाँ। हैं। कल्चर से पता चल जाएगा कौन सी बैक्टीरिया है और सेंसिटिव पता चल जाएगा कि कौन सा एंटीबायोटिक उस पर काम करेगा। तो उससे हमें मदद मिलता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ये लोग करेंगे, तो ये रिपोर्ट बनाएंगे तो हम तब हम पर्टिकुलर जाके- एंटीबायोटिक देंगे तो उसके अगेंस्ट ही हाँ। काम कर जाएगा। और जब तक ये नहीं है तब तक हम लोग एम्पेरिकल थेरेपी देते हैं। एम्पेरिकल का मतलब ये हो गया कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। हाँ, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस कि अच्छा ठीक है, ये बैक्टीरिया हो सकता है तो ये एंटीबायोटिक काम कर जाएगा। प्रिसाइज नॉलेज टू द कॉज। हाँ, और Without ये precise क्या ये knowledge to the करने के cause। बाद देते हैं क्या, ग्राम स्टेट रिपोर्ट हाँ, देख के ये देते हैं करना चाहिए हमें कि ग्राम empirical पॉजिटिव है therapy। ग्राम नेगेटिव, कम से कम इतना पता क्योंकि कर उतना लो। कवर हो जाएगा। ग्राम हाँ, पॉजिटिव है, अब कुछ broad दवा antibiotic दे है, देंगे। हाँ, हाँ, तो वो उन पे एक्ट करेगा। ग्राम पॉजिटिव अगर पता चल गया तो उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे दिया तो सारे ब्रॉड ग्राम पॉजिटिव कवर हो गया। तब तक जब तक हमें हाँ। स्पेसिफिक बैक्टीरिया ना पता चले। कल्चर सेंसिटिविटी ना करा ले तब तक, ठीक है। तो ये एम्पेरिकल थेरेपी आधारित है एक्सपीरियंस के आधार पे, आपके नॉलेज के आधार पे। इसीलिए इसको एजुकेटेड गेस भी बोलते हैं। अच्छा, मतलब जितना आदमी ने किया है, अपना नॉलेज इकट्ठा किया है, experience based होता है ये। तो इसके आधार पे वो एम्पेरिकल थेरेपी करता है। उसके बाद आती है कि अब एंटीबायोटिक की कैटेगरी की बात कर लें अगर, तो इसको याद करने का तरीका है अवेयर बाई WHO। तो यहाँ पे A है एक्सेस, W है वॉच एंड R ये है रिजर्व। तो एक्सेस का मतलब ये है कि जो जनरली हम लोग एक्सेस कर Access सकें। मिलता है ये। हाँ, तो जिनको हम लोग जनरली आपस में यूज़ कर सकते हैं, तो ये है। वॉच का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये एक्सेस वाली ड्रग्स जब हमारी काम नहीं करती हाँ, तब हम वॉच कैटेगरी में मोस्टली जाते हैं। अच्छा। और सबसे एंड में है रिजर्व, इसको Reserve रिजर्व में। रखे हैं कुछ पर्टिकुलर के लिए। ड्रग रेजिस्टेंट केसेस में हाँ, अक्सर हम MDR reserve जैसे कि वाले मल्टी use ड्रग करते हैं। रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर हम लोग रिजर्व वाली कैटेगरी का यूज़ कर लेंगे, है ना। तो इसमें से जो रिजर्व और वॉश वाली है उसको विद कॉजन हमें यूज़ करना होता है। और ये क्या ब्रॉड स्पेक्ट्रम ही होती है ये क्या? ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं। अच्छा, वॉच और रिजर्व में ब्रॉड Broad स्पेक्ट्रम spectrum वाली की होती आती हैं हैं। और ये विद कॉजन हमें यूज़ करना है। उसके बाद क्या है, मेंटेन सेपरेट रजिस्टर फॉर शेड्यूल H1 ड्रग्स। ये H1 ड्रग्स के बारे में है। अगर H1 ड्रग है तो मुझे एक अलग से उसका रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, हाँ, जिसको With- 3 साल तक हमें रखना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि कभी भी उसका इंस्पेक्शन हो सकता है। अच्छा, कि आपने अगर H1 ड्रग यूज़ किया है हाँ। तो किस पेशेंट पे किया है, डॉक्टर कौन किस था, डॉक्टर ने दिया था, ड्यूरेशन क्या था, कितने ड्यूरेशन तक आपने उस मेडिकेशन का उस पेशेंट पे यूज़ किया है। तो ये सब हमें रिकॉर्ड 3 साल तक के रखना है, क्योंकि हायर अथॉरिटीज से इसका इंस्पेक्शन हो सकता है H1 ड्रग का। H1 ड्रग का, क्योंकि ये डिपेंडेंसी और हैबिट क्रिएटिंग ड्रग्स हाँ। है। डिपेंडेंसी हो जाता है। डिपेंडेंसी और हैबिट क्रिएट कर सकता है ये, आप लेने के लिए मतलब आपका मन करेगा। मोस्ट कॉमन एग्जांपल कोडीन हम लोग देखते हैं। अच्छा, लोग कोडीन syrup सिरप, हाँ, बहुत लोग यूज़ करते हैं। कोडीन सिरप। तो इसीलिए इसका रजिस्ट्री करना
बहुत ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट। अब बात आती है फॉर शेड्यूल H1 ड्रग, ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? इसमें है ड्राई फॉर्मुलेशन, ड्रग फॉर्मुलेशन ड्रग फॉर्मुलेशन। लेवल्ड विद सिंबल ऑफ RX इन रेड। अच्छा, अगर इनका RX जो रेड ड्रग्स में, आता है हाँ, उनमें RX मेंशन होता है, RX रेड में मेंशन होता है। RX रेड में मेंशन होगा। हाँ। अगर RX रेड में मेंशन, इसका मतलब वो शेड्यूल H1 ड्रग है, H1 ड्रग है, ठीक है। तो ये शेड्यूल H1 ड्रग को पहचानने का तरीका है, हम्म। जो कि हमें डिपेंडेंसी और फिर क्या हैबिट क्रिएट Habit- होता है। हैबिचुअल बना सकती है उस हाँ। ड्रग के लिए। प्लस एक और चीज़ होता है इसमें, लेवल होता है साथ में, हाँ, रेड बॉक्स के अंदर अच्छा, कुछ लिखा ये रहेगा। चीज़ें लिखे रहती हैं। अच्छा, शेड्यूल H1 ड्रग वार्निंग, ये रेड बॉक्स के अंदर लिखा रहेगा। हम्म। क्या लिखा रहेगा? इट इज़ डेंजरस टू टेक, इसको लेना खतरनाक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद मेडिकल Medical एडवाइस। अगर advice। आपको डॉक्टर ने नहीं बोला है तो आप इसको खुद नहीं से लेना ना चाहिए। लें। नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। Practitioner। अगर आपको किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि MBBS MD डॉक्टर्स हैं, अगर उन्होंने अगर आपको न प्रिस्क्राइब किया है तो नहीं लेना तो चाहिए। बेचना ना तो नहीं बेचा है, जाना हाँ, चाहिए। नहीं, ये बेचा जा नहीं चाहिए। तो ये हो गया शेड्यूल्ड H1 ड्रग के बारे में। अब कौन उसके कौन से बाद ड्रग्स है हैं कि ये हमारे पास 47 H1 ड्रग्स 48 है शायद, हम्म। 48 है हमारे पास, 48 है। अच्छा, ये ये एक्सेस एक्सेस ग्रुप है, है। 47 ये हाँ, हमारे H1 47 H1 ड्रग्स हैं। हम्म। तो ये जो ड्रग्स हैं ये प्रिस्क्राइब करना चाहिए ऑथराइज डॉक्टर के ही द्वारा, और इसको बेचा जाएगा तभी जब डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब Prescribe करेगा, करेगा। ऑथराइज डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा, खुद से इसको लेना नहीं है। ये लिस्ट है। हाँ, ये लिस्ट है 47 47 drugs ड्रग्स का। की। इसमें जैसे कि हम लोग अगर कॉमन बात करें जो हम्म। हम लोग को अब पता है, जैसे हम लोग सोचते हैं कि ऑक्सीटोसिन ये यूज़ होता है गायनी डिपार्टमेंट में यूज़ होगा। कोडीन अक्सर हम लोग कोडीन, सुनते हैं कि जो कफ घर घर सिरप में के लिए। कफ सिरप, भैया कफ सिरप दे दो, हम्म। तो अक्सर ये मेडिकल शॉप में ऐसे ही कोडीन मिल उसमें जाता होता है। है मोस्टली। हाँ, कफ सिरप में होता है। तो ये और सेफिक्सिम हो गया। एंटीबायोटिक तो भर ही पड़े हैं इसमें। लीवोफ्लॉक्सासिन बहुत कॉमनली यूज होता है। लिवोफ्लॉक्सासिन हो गया। ये 3-4 ड्रग्स हैं। सेफिक्सिम, सेफिक्सिम हो गया, सेफोटैक्सिम सेफोटैक्सिम हो गया, 11th। हाँ। ये सब हो गया। डायज़ेपाम, ट्रामाडोल, ट्रेमाडोल, ट्रामाडोल भी यूज होता है बहुत। ट्रेमाडोल, रिफेम्पिसिन, पायरिजिनामाइड, चलो ये सब तो वो वाले हैं, एंटी टीबी वाले हैं। हाँ। रिफेम्पिसिन, पायरिजिनामाइड, आइसोनियाजिड भी है, आइसोनियाजिड भी TB है। वाले में। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि H1 में है। हम्म। तो H1 को पहचानने का तरीका है, RX रेड में लिखा रहेगा। हम्म। तो हमें भी खुद से जाके ये ड्रग्स लेना नहीं चाहिए। हाँ। अगर किसी ने अगर जैसे कि हम किसी लोकल डॉक्टर के पास गए हैं, उसने ड्रग दे दिया, और अगर हमें पता है कि रेड से लिखा है, तो भाई अवॉइड करो, हाँ। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, उसके बाद इन ड्रग्स का यूज़ करो, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, H1 ग्रुप वाले ड्रग। H1 ड्रग्स। अब बात आती है यहाँ पे, जो हमारे पास 3 कैटेगरीज थे ड्रग्स के। एक एक्सेस, अवेयर कैटेगरी बाय WHO। हाँ, अवेयर कैटेगरी बाय WHO, उसमें एक्सेस, वॉच और रिजर्व ग्रुप था। तो एक्सेस में बताया गया है कि यहाँ पे 48 क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जांपल दे ये दे कुछ कि examples। एमिकासिन, एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सी और क्लेव का जो कॉम्बो आता Amoxiclav। है, एम्पिसिलिन, बेंजाथीन, तो ये कॉमन सब ड्रग्स कुछ हैं ये। एग्जांपल है। कॉमन ड्रग्स है ना। इसको नॉर्मली क्या सोल्ड होता है ना, नॉर्मली बेच सकते हैं ना वहाँ पे, नॉर्मली बेचते हैं रिटेलर्स बेचते हैं, जिसको। हाँ। उसके बाद वॉच ग्रुप में आता है 110। तो इसमें क्या क्या है खासियत इसका? दैट हैव हायर रेजिस्टेंस पोटेंशियल। अच्छा, वॉच ग्रुप में मतलब ये रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है। ये अगर यूज़ करें तो ये रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है, ठीक है। और क्या है इसमें? क्रिटिकली इम्पोर्टेंट एंटी माइक्रोबियल्स इसमें आते हैं। क्रिटिकली इम्पोर्टेंट एंटी माइक्रोबियल्स आते हैं फॉर द ह्यूमन मेडिसिन एंड और एंटीबायोटिक्स दैट आर रिलेटिवली हायर रिस्क ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द वही बैक्टीरियल। रेजिस्टेंस की बात मेनली। मतलब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। ये वॉच जो ग्रुप है, इसीलिए सबसे पहले एक्सेस का हमें वो एक्सेस करना का, चाहिए, हाँ, यूज़ करेंगे। उसके बाद वॉच ग्रुप का। और रिजर्व जो है, बोले तब। हाँ, और रिजर्व जो है
उसमें कितने हमारे पास 22। 22 हैं। और ये लास्ट रिजॉर्ट है, जब हम्म। कुछ नहीं काम करेगा तो इसको बचा के रखना है। हम्म। और लास्ट का मतलब है कोई ड्रग काम नहीं कर रहा नहीं है। कर रहा। ड्रग नहीं काम कर रहा मतलब बैक्टीरिया कैसी हो गई है, मल्टी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस हो चुकी है। तो उस समय इनका हमें यूज़ लेना करना चाहिए। है, ठीक है। और जिसमें कुछ एग्जांपल पॉलीमैक्सिन भी है, कोलिस्टीन कॉलिस्टीन है, लाइनजोलिड लिनेजोलिड है। लिनेजोलिड है, ठीक ये है। 3 तो बहुत इम्पोर्टेंट। अ, एस्ट्रियोनाम भी है कहाँ first, पे है? पहला वाला अच्छा, एस्ट्रियोनैम, एस्ट्रियोनाम। एस्ट्रियोनैम है। फॉस्फोमाइसिन सुना हो, फॉस्फोमाइसिन इंट्रावीनस यूज़ करते हैं। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो रिजर्व कैटेगरी में आती है। आते हैं। तो ये हो गया कौन सा, क्या नाम था, Aware- अवेयर बाय WHO के अकॉर्डिंग ये था। उसके बाद आता है कि ऑलवेज ट्राई टू डी एस्केलेट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल सिचुएशंस एंड द माइक्रो रिजल्ट। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, माइक्रोबायोलॉजी का जो रिजल्ट है, रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग करना है। बेसिकली ये है कि अगर हम सपोज किसी में आईवी ड्रग्स चल रहा है हाँ और हाँ, उसका कंडीशन ठीक होता जा रहा है, तो हाँ, हमें ओरल में स्विच हो जाना चाहिए। अच्छा, अब ओरल में भी स्विच हो गए, हमें लग रहा है कि सिम्टम उसका घट रहा है, हाँ, या फिर उसका जो TLC वैल्यू है, उसका ट्रेंड जो है वो नॉर्मल की तरफ जा रहा है, तो हमें धीरे धीरे ओरल को भी खत्म कर देना चाहिए। तो अच्छा। डी एस्केलेशन में लेट नहीं डी करना एस्केलेशन मतलब है चाहिए, कम कि करते जाना। हाँ, जो मतलब आईवी ज़्यादा जल्दी से काम करता है, हाँ। स्ट्रांग होता है, हम्म। तो उससे ओरल की तरफ जाना, ब्रॉड Shift स्पेक्ट्रम से हम्म। नैरो स्पेक्ट्रम की तरफ जाना, हम्म। ये डी एस्केलेट का मतलब हो गया। हाँ। आईवी से ओरल की तरफ जाना। हम्म। आईवी मेनली यूज़ कहाँ करते हैं, तो सीरियसली इल पेशेंट है और जहाँ पे जीआई अपसेट है, क्योंकि वॉमिटिंग हो वहाँ रहा पे है, हम ओरल दे नहीं सकते, हाँ, फायदा नहीं वॉमिटिंग है। हो रहा है, डायरिया हो रहा है, और गैस्ट्राइटिस अगर है, हाँ। इन सब कंडीशंस में हम लोग अवॉइड करेंगे ओरल, क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगा, आईवी यूज़ करेंगे। तो व्हेन ओरल रूट नॉट कॉम्प्रोमाइज। अब बात हो रही है कि ओरल कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। अगर हमारा ओरल रूट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, हमारा जीआईटी सिस्टम अच्छे से काम कर रही है और ओरल एंटीबायोटिक अवेलेबल हैं, ऑप्शन है। हाँ, कि जिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को करना है, बैक्टीरिया को ट्रीट करना है अगेंस्ट बैक्टीरिया, उसके लिए ओरल एंटीबायोटिक्स हैं। और फीवर डी डिफरवेसेंस फॉर एटलीस्ट 24 आवर। अगर 24 फीवर वो हाँ घटता जा रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का 24 घंटे के अंदर वो नॉर्मलाइज हो गया बॉडी टेम्परेचर, तो भी हमें ओरल ही यूज़ करना है। अब क्या है, मार्ड क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट, अगर उसकी मतलब वाइटल सब बढ़िया होता जा रहा है, सिम्टम साइन सब हटते जा रहे हैं, हार्ट रेट सब स्टेबल हो रहा है, बीपी, रेस्पिरेटरी, WBC ट्रेंड जो है नॉर्मल की तरफ जा रहा है। CRP कम हो गया। कितना होता है WBC का, लगभग 4000 से 11000 ना, ऐसा कुछ है। तो वहाँ पे उसकी तरफ अगर जा रहा है, CRP की वैल्यू घट रही है, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन धीरे धीरे टेपर करना है, हाँ, IV से ओरल शिफ्ट लेना है, उसके बाद ओरल को भी कम करके ख़त्म कर देना है। हाँ। तो ये हो गया स्टॉप एंटीबायोटिक व्हेन सिग्निफिकेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज अनलाइकली। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वही है कि अगर जैसे हमने ये ट्रीटमेंट किया, हाँ, अब हमें लग रहा है कि बैक्टीरिया लगभग उसके खत्म अंदर हो से खत्म ही हो चुका है, हाँ, तब हमें ज़बरदस्ती एंटीबायोटिक्स नहीं चलाना कंटिन्यू नहीं रखना है, चाहिए, हाँ, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक का ही कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा ही होगा। तो इसलिए हमें इसका ध्यान देना है। अब बात आती है चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक, कि हम कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ करें। वो निर्भर करता है उम्र पे, बच्चे के लिए अलग होगा, एडल्ट्स के लिए अलग होगा, वयस्क के लिए अलग होगा। तो ये अलग अलग एंटीबायोटिक का हम चूज़ करेंगे उसके आधार पे। साइड ऑफ इन्फेक्शन कहाँ पे है, अगर लोकल कुछ एंटीबायोटिक्स लोकल भी देते हैं, हाँ, लोकल अप्लाई करते हैं, मतलब स्किन पे है कि किसी ऑर्गन में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक चूज़ करेंगे। रीनल और हेपेटिक फंक्शन का ध्यान इसलिए रखते हैं मेटाबॉलिज्म की वजह से मैक्सिमम जो एंटीबायोटिक्स हैं यही दो जगह पे एक्सक्रीट आउट होती है। यही वो ऑर्गन्स हैं जो हमारे बॉडी में जो एंटीबायोटिक हम लेते हैं उसको तोड़ के बाहर निकालते हैं। अगर ये खराब होंगी तो हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक एक्यूमुलेट होगा और टॉक्सिसिटी पैदा हो सकती है। और इंट्रैक्शन का ध्यान देना है, क्योंकि इंट्रैक्शन से हो सकता है ड्रग या तो ज़्यादा पोटेंशिएट हो जाए या ड्रग काम ना करे, तो दोनों में ही खराबी है। तो हमें इंट्रैक्शन का भी ध्यान देना है। एलर्जी का ध्यान देने थे ना, एलर्जी से हमारी बॉडी को हार्म होगा ही होगा, तो इन सब का ध्यान देना है।
अब बात आती है कि एलर्जी को लेके बहुत ही अवेयर रहना है पेशेंट को, पेशेंट के लिए। इसके लिए जो हमारे पास जो केस शीट होगा उसमें एलर्जी का जो बॉक्स होता है उसको हमेशा ही भरना है, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अब भर हम 3 तरीके से सकते हैं। सपोज उसको कोई एलर्जी नहीं है, उसको पता है कि मुझे किसी भी ड्रग्स के लिए कोई भी एलर्जी नहीं है, तो नॉन एलर्जी, नो नॉन एलर्जी है ना, तो हमें पता है कि उसको कोई एलर्जी नहीं है, हिस्ट्री में उसने बोल दिया है। और उसने बोला कि एक ड्रग्स के लिए मुझे एलर्जी है, तो एलर्जी टू दैट ड्रग, ये हमें लिख देना है। फिर इफ़ एलर्जिक हिस्ट्री कैन नॉट बी टेकन, या नहीं लिया गया या उसको पता भी नहीं है कि मुझे एलर्जी है कि नहीं है, तो हिस्ट्री नॉट अवेलेबल ये लिख देना, लेकिन ब्लैंक नहीं छोड़ना है। और इसको हमेशा रेड इंक से लिखना है, उस बॉक्स के अंदर लिख देना है। तो इतनी जो जानकारी है वो है किसके लिए, एंटीमाइक्रोबियल्स के लिए, कैसे यूज़ करना है, कब नहीं देना है, हाँ, कब टेपर करना है, कब स्विच करना है आईवी ओरल, कौन कौन से H1 ड्रग्स हैं, कौन सी कैटेगरीज और भी हैं, कौन सी कैटेगरीज, वॉच और रिजर्व। तो ये इतनी जानकारी है इसके लिए।